नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन पॉइंट फॉर कंपटीशन क्लासेस। यहां पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस। अभी हाल ही में मैंने सोचा है कि जल्दी ही पॉलिटी के सेशन को भी कंटिन्यू किया जाएगा और साथ ही साथ में साइंस के भी कुछ बेहतरीन सेशन आएंगे और यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए भी कुछ धमाकेदार बेहतरीन वन शॉर्ट वीडियो भी आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट डेली बेहतरीन तरीके से लाता रहूं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो हमारा करंट अफेयर है उसके एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही साथ में मैंने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके लिए लाए हुए हैं। तो आज दिनांक है 4 अगस्त, तो 4 अगस्त के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सेशन के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह क्या कह रहा है कि आरबीआई नीति बैठक से पहले दरें स्थिर, लेकिन टैरिफ ने दर कटौती की संभावनाएं बढ़ाई। क्या हुआ, आरबीआई की नीति बैठक से पहले, मतलब जो अभी बैठक होनी है उससे पहले जो दरें हैं वो अभी स्थिर है, लेकिन टैरिफ की वजह से दर की कटौती हो सकती है, दर की कटौती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 अगस्त को होने वाली है। सर्वेक्षण में एमएपीटी की बराबरी करते हुए ब्याज दर 5.50% तक स्थिर रखने की उम्मीद जताई जा रही है। एमएपीटी क्या होता है? मेडिसिया एसेट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? मेडिसिया एसेट्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट होता है, एमएपीटी, ठीक है। तो उसको देखते हुए क्या रहेगी, ब्याज दर की आशंका कितनी है, जो रहने की जो आशंकाएं है वो स्थिर ही रहेंगी, जो 5.50% है। लेकिन यूएसए द्वारा लागू 25% टैरिफ से भारत में निर्यात वृद्धि पर दबाव बढ़ा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती की आशंका बढ़ी है और दर कटौती की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। देखिए क्या हुआ, यूएसए ने जब 25% टैरिफ लगाया तो उसके साथ भारत की निर्यात की जो वृद्धि है वो रुक गई है, ठीक है। इससे जो आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती की आशंका बढ़ी है और साथ ही साथ में दर कटौती की संभावनाएं भी मजबूत होती हुई दिखी हैं। आगे देखते हैं, जून 2025 में किसी बिंदु मुफ्ती द्वारा 2.10 साल से निम्न स्तर, हालांकि अनुरक्षण मंदा रहा, इन्फ्लेशन सबडेड बनी रही। देखिए क्या हुआ, जून 2025 का बिंदी बंधु मुफ्ती मतलब बिंदी बंधु डेफिसिट जो था उसकी दरें कितनी थी? 2.10% थी, जो पिछले 6 सालों में सबसे नीचे आई थी। पिछले 6 सालों में सबसे कम जो हमारा इन्फ्लेशन था वो हो गया था। लेकिन जो अनुरक्षण मंदा रहा, देखिए अनुरक्षण का मतलब डेफिसिट जो रहा वो मंदा रहा, लेकिन साथ ही साथ में जो इन्फ्लेशन है वो सब ड्यूड रहा। देखिए इन्फ्लेशन हमारा सब ड्यूड वैसे का वैसा ही रहा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन कैसा रहा, सब ड्यूड रहा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए आरबीआई, पहले ये समझते हैं क्या कह रहा है। आरबीआई की 6 अगस्त को मीटिंग होनी है, जिसमें जो ब्याज की दरें हैं वो 5.5% से घटने या बढ़ने की उम्मीद होती है हर वर्ष, लेकिन इस बार ज्यादातर चांसेस है ये ब्याज दर बढ़ जाएंगे। उसका रीजन क्या है? यूएसए ने 25% टैरिफ भारत पर लगा के रखा है, जिससे भारत की जो निर्यात जो है, भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें वृद्धि जो है एकदम से रुक दी गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में क्या हो गई, सुस्ती हो गई है। अब देखिए अगर जब हमारा ट्रेड रिलेशन ही खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक मंदी सी आ जाएगी। उसी की वजह से भारत जून में सबसे कम इन्फ्लेशन में था, जो पिछले 6 सालों में 2.10% तक रहा था, वो इस बार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है रुपीज में दबाव और सप्ताह में 1.2 गिरावट।
तो क्या हुआ भैया, जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुका है। तो देखते हैं, अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं में भारतीय रुपए 1.2% तक की गिरावट पर आ चुका है, जो सप्ताह में सबसे तेज गिरावट हुई थी। डॉलर के मुकाबले 80.54 बंद हुआ। देखिए भारतीय पैसे की कीमत क्या हो चुकी है, अगर आपके पास $1 है तो मतलब आपके पास जो भारत का रुपए है वह कितना होगा, 87.54 रुपए आप डॉलर के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आरबीआई का $5 बिलियन रुपया स्वाप सौदा मैच्योरिटी के करीब है। ट्रेडर्स 80 से लेकर 87.80 की ट्रेडिंग रेंज की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो भैया आरबीआई के पास $5 बिलियन रुपया स्वैप सौदा है, भारत के पास क्या है, $5 बिलियन। डॉलर टू रुपीज ट्रेड का क्या नाम एक मेच्योरिटी है, लेकिन ट्रेडर्स का मानना है ये 87.08 तक की पैसा जा सकता है, भारतीय रुपया जा सकता है। भारत की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.368% अंकित की गई। विशेषज्ञों के अनुसार आरबीआई पॉलिसी सरप्राइज से मार्केट सेंटीमेंट प्रभावित हुए। देखिए पिछले जो 10 वर्षों की जो ब्रांड डील्स होती हैं उसमें क्या हुआ, 6.368 अंकित किया गया है, क्या यील्ड अंकित किया गया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई पॉलिसी सरप्राइज से मार्केट सेंटीमेंट जो है उन पर ठेस पहुंच रही है, उन पर प्रभावित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है, ओपेक प्लस ने उत्पादन बढ़ाया लेकिन कीमतें बनी रही स्थिर। अच्छा ओपेक क्या है, ओपेक के बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्या है ओपेक। तो ओपेक जो पूरे विश्व में ऑयल ट्रेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस पूरे संस्थान को क्या कहते हैं, ओपेक। तो ओपेक का सदस्य भारत भी है, ठीक है, ओपेक का सदस्य भारत भी है। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कहते हैं इसे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ठीक है, और वर्तमान समय में इसके सदस्य लगभग इसके सदस्य हो चुके हैं 12 ओपेक के सदस्य हैं, और ओपेक प्लस के 5 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, 12 ओपेक के सदस्य हैं और ओपेक प्लस के 5 सदस्य हैं। ओपेक प्लस ने यूएई के अतिरिक्त आउटपुट समेत सितंबर में कुल 2.5 मिलियन बैरल पर डे वृद्धि दर्ज की, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 पर बैरल बनी रही। देखिए क्या हुआ, यूएई के अतिरिक्त जो आउटपुट्स जो थे उन्होंने क्या क्या सितंबर में एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं कि 2.5 मिलियन डॉलर जो मिलियन बैरल जो है वो पर डे मतलब हर दिन 2.5 मिलियन बैरल जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो निकाला जाएगा, जिससे जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो कच्चे तेल की कीमत है अभी भी वो $70 पर बैरल बनी हुई है। मतलब अगर आपको 1 बैरल क्रूड ऑयल लेनी है तब उसकी कीमत $70 पड़ेगी। यह कहना है, यह ओपेक प्लस ने यूएई को बताया। लेकिन कमजोर एशियाई मांग जिसमें इंडिया भी शामिल है के बावजूद जियोपॉलिटिकल तनाव, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन ने कीमतों की सीमित गिरावट को बचाया। देखिए क्या हुआ, देखिए कमजोर एशियाई मांग किन किन देशों में, भारत में है और आसपास के जितने भी देश जो एशिया के पड़ते हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहे हैं, जैसे ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो कीमतें हैं उनमें सीमित गिरावट से बचाया गया, एक सीमित लेवल तक ही गिरावट की गई, अन्यथा इसमें गिरावट की आशंकाएं ज्यादा भी थी अगर ये जियोपॉलिटिकल वॉर्स नहीं चल रही होती। और भारत अपना जितना भी क्रूड ऑयल है वो जहाँ किस देश से क्या नाम इम्पोर्ट करता है, तो वो करता है रूस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। तो
जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है मार्कस जूनियर जो है वो भारत विजिट करने आए हुए हैं। फिलीपींस प्रेसिडेंट मार्कस जूनियर विजिट इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या कंटेंट दिया है इनके बारे में। फिलीपींस प्रेसिडेंट फ्रेडिनांड मार्को मार्कोस जूनियर भारत यात्रा पर कब से हैं? 4 से 8 अगस्त के लिए निर्धारित किया गया है। अ, इस दौरान देशों के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मैरिटाइम सिक्योरिटी पर चर्चा होगी। देखिए फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है फेर्डिनांड मार्कस जूनियर, जो भारत को कब को आने वाले आज 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक की यहाँ पे रहेंगे। और इस दौरान वो भारत और फिलीपींस के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मैरिटाइम सिक्योरिटी पर भी चर्चा करेंगे। विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद व आने वाले क्षेत्रीय रक्षा सहयोग विशेष केंद्र होंगे। देखिए जहां तक की चांसेस है फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीद सकता है और आने वाले समय में जो क्षेत्रीय रक्षा है उसके सहयोग को विशेष केंद्र बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक को। तो हमारा अगला टॉपिक क्या कहता है? मणिपुर वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो रिमार्क। तो मणिपुर में जो वायलेंस हुए 2023 में उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो की रिमार्क्स की है। देखिए क्या हुआ जुलाई 2023 में मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुए, हिंसा की बहुत ही भयानक घटनाएं हुई जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था DY चंद्रचूड़। उन्होंने टिप्पणी करके जो व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, उनको रिपोर्ट किया गया था क्योंकि न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। तो उल्लेखनीय न्याय और आधिकारिक तौर पर स्वतः संज्ञान मामले के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, जो सुमोटो है अगर आपने खुद ही संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते तो यह किसी प्रकार का केस नहीं माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर तीखी टिप्पणी की और कोर्ट में 6000 प्लस FIR ब्रेकडाउन देने को कहा। इस घटना पर पुलिस कार्रवाई को उल्लेखनीय रूप से धीमा बताया तथा साथ ही में राज्य के संवैधानिक व्यवस्था का पतन पर चिंता जताई। देखिए बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय मणिपुर में, आप देख सकते हैं लोग पलायन कर रहे हैं। कुकी मेती ट्राइब्स के लोगों ने जिस प्रकार से ये हिंसाएं करी हैं तो उसकी वजह से आम व्यक्ति का वो जीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। ठीक है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि पुलिस ने बहुत ही धीमी कार्रवाई की और 6000 से ज्यादा FIR का ब्रेकडाउन है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया गया पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं हम अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो आप हम करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है भारतीय अंगदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑन विच डे द इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। तो भैया भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, यह हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन 1 अगस्त, ऑप्शन 2 अगस्त, ऑप्शन 3 अगस्त और ऑप्शन 4 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो हर वर्ष 3 अगस्त को हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? 3 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो भारत के अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला को के सम्मान में किस शहर में एक नई सड़क का नामकरण किया जाएगा? इन विच सिटी विल न्यू रोड विल बी नेम्ड टू द ऑनर ऑफ इंडियन स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला। तो भैया जो शुभांशु शुक्ला जी थे उनकी उपलब्धि के लिए उनके नाम पर एक रोड बनाई जा रही है। उस रोड को किस राज्य के द्वारा या किस शहर में बनाया जा रहा है? तो हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में जो शुभांशु शुक्ला जी के सम्मान में एक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पे भी पहला आ जाता है तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना। ठीक है, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। बहुत ही शांति प्रिय राज्य है सिक्किम, बहुत ही शांति प्रिय राज्य है। यहाँ पर औपचारिक विश्राम अवकाश योजना लागू की गई है, जो कि भारत में पहली दफा की जा रही है। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अन्ना हजारे, ऑप्शन बी तरुण बजाज, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो भैया 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? हमारा प्रश्न है 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भैया हमारे ऑप्शन जो थे, अन्ना हजारे, तरुण बजाज जी, उदय कोटक जी और नितिन गडकरी जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, उनको क्या मिला है? तिलक सम्मान मिला है। अच्छा, तो यह कहाँ दिया जाता है? यह दिया जाता है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र में। और इसका पहला अवार्ड 1983 में प्रेजेंट किया गया था। 1983 में सबसे पहले इसे दिया गया था। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप जो बिहार के शुभांकर का नाम क्या है? तो एशियाई अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप जो है उसके शुभांकर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कट ऑफ एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड इन बिहार। देखिए, बिहार में आयोजित की गई जो अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप है, उसके जो मैस्कट है, जो जिसे हम कहते हैं शुभंकर, उसका नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए परी, ऑप्शन बी बबलू, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी जलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। जो अशोक है वह है मैस्कट ऑफ एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप, जो हमारे बिहार राज्य में आयोजित की गई है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों, मतलब जिसे हम सीओपी की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? जिसे सीओपी मीटिंग ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज होस्टेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो सीओपी की जो रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन है, उसकी 15th मीटिंग किस देश में आयोजित की गई? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे एंड ऑप्शन सी नीदरलैंड्स एंड ऑप्शन डी केन्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोई बता सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में इसकी जो है मीटिंग वह आयोजित की गई। अच्छा, ये क्यों ली जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो वेटलैंड्स एंड रिस्टोरेशन, जो वेटलैंड्स का जो रिस्टोरेशन होता है, जहाँ पे थोड़ी आर्द्र भूमि होती है, वहाँ पे जो रिस्टोरेशन किया जाता है, जो पक्षी माइग्रेशन करते हैं, जैसे ट्रांस साइबेरियन बर्ड्स वगैरह भारत में टहलने आते हैं, और बहुत सारे वेट स्पेसीज जो हल्के से नम स्थानों में रहने वाले स्पेसीज हैं, और एक्वाटिक मतलब जो भी समुद्री जीव है, उनके लिए यह रामसर कन्वेंशन की जाती है। तो इसकी 15वीं बैठक जिम्बाब्वे में की गई। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 47 वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो भारतीय नेवी के 47वें प्रमुख किसे बनाया गया? उप प्रमुख किसे बनाया गया? वाइस चीफ किसे बनाया गया? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए संजय वत्सयान, ऑप्शन बी करमबीर सिंह, ऑप्शन सी पुष्पेंद्र सिंह एंड ऑप्शन डी कृष्ण स्वामीनाथन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो हमारे श्री कृष्ण स्वामीनाथन जी हैं,
उनको अभी 47वें उप प्रमुख जो भारतीय नेवी के उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIIF ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम के प्रमुख कोच के लिए किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head coach of senior men's Indian football team by IIF? तो भैया अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सीनियर राष्ट्रीय कोच किसे बनाया गया? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टीफन टार्कोविच, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन डी खालिद जमील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी खालिद जमील। खालिद जमील को AIIF के सीनियर राष्ट्रीय पुरुष टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the Chief Secretary of उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रवि तनेजा, ऑप्शन बी पुष्कर सहरावत, ऑप्शन सी शशि प्रकाश गोयल, ऑप्शन डी राजीव त्यागी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जो श्री शशि प्रकाश गोयल जी है, जो शशि प्रकाश गोयल जी है, उनको उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य के पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है? विच स्टेट डिक्लेयर्ड गोमती नगर रेलवे स्टेशन एज द प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया किसे घोषित किया गया है? किस राज्य का पहला है? तो यह है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित गोमती नगर रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 11, दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? When दादर एवं नगर हवेली लिबरेशन डे वाज सेलिब्रेटेड? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त एंड ऑप्शन डी 2 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिनांक 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली का लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश किस राज्य ने घोषित किया? विच स्टेट डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलिडे ऑन 31st of July एज द मैट्रिडम डे ऑफ शहीद उधम सिंह? ठीक है, शहीद उधम सिंह को आप सभी जानते हैं, इन्होंने जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था और इन्होंने इंग्लैंड में जाकर ही जनरल डायर को गोली मारी थी। तो यहाँ किस राज्य के थे? ये थे पंजाब राज्य के, इसीलिए पंजाब राज्य ने इनके शहादत दिवस पर क्या मनाते हैं? शहादत दिवस मनाते हैं, सार्वजनिक रूप से अवकाश घोषित कर दिया गया। दिनांक थी 31 जुलाई। तो आज के सेशन में इतना ही। कल मैं मिलूंगा आपको फिर से एक नई धमाकेदार बेहतरीन करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक के साथ। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। धन्यवाद।